अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज बुक से बाय रेनॉल्ड क्रिजनर। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट होती है फिजियोथेरेपी स्टूडेंट्स के लिए। इसमें से हम आज जो टॉपिक पढ़ेंगे वो है द नी, चैप्टर 21। ठीक है, ये जो चैप्टर है बहुत लंबा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी कि इस टॉपिक में से जो जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो मैं आप लोग को बताऊँ, ताकि जब आप पढ़ें तो आप बस उसको हाईलाइट करें और आपको अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपको आज स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द नी बताऊंगी, फिर हम आहिस्ता आहिस्ता अगली वीडियोस में भी इस चैप्टर्स को कवर करते रहेंगे। ठीक है, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक जो इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी वो है कि स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑफ द नी क्या है। उसमें हम पढ़ेंगे नी के कितने जॉइंट्स होते हैं, उन जॉइंट्स के बारे में पढ़ेंगे, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे कि पटेला जो होता है उसका फंक्शन क्या है, उसमें हम अलाइनमेंट और कंप्रेशंस भी पढ़ेंगे। फिर हम देखेंगे मसल का फंक्शन क्या होता है नी जॉइंट में गेट का क्या फंक्शन होता है और उसमें मसल्स का क्या फंक्शन होता है गेट ड्यूरिंग गेट। और फिर हम लास्ट में पढ़ेंगे रेफर्ड पेन एंड नर्व इंजरीज में हम देखेंगे कौन कौन सी नर्व इंजरीज होती हैं और पेन होते हैं नी जॉइंट में। टॉपिक्स को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, तो आपने इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। सबसे पहला हम देख लेते हैं टॉपिक स्ट्रक्चर ऑफ द नी। स्ट्रक्चर ऑफ द नी जॉइंट में क्या होता है कि नी जॉइंट बनाने के लिए जो बोन्स होती हैं वो 3 होती हैं। एक तो होती है डिस्टल फीमर, ठीक है, विद उसके कॉन्डाइल्स होते हैं 2। फिर दूसरी बोन होती है द प्रॉक्सिमल टिबिया विद इट्स 2 टिबियल प्लेटूज। और तीसरी बोन होती है पटेला, द लार्ज सिसेमाइड बोन इन द क्वाड्रिसेप टेंडन, जिसको हम पटेला कहते हैं। ठीक है, अब जो नी जॉइंट बनाने के लिए जो बोन्स होती हैं वो 3 होती हैं, डिस्टल फीमर, प्रॉक्सिमल टिबिया और तीसरी पटेला। ठीक है, अब आप लोग को पता है कि हमारे जो नी में लोअर लेग में फिबुला भी एक बोन होती है। ठीक है, और फिबुला जो होती है वो टिबिया के साथ मिलकर टिबियोफिबुलर जॉइंट बना रही होती है। अब ये जॉइंट नी के क्लोज तो है, लेकिन ये क्या होता है, जैसे आप इधर देख लो, ये एक सेपरेट कैप्सूल में इनक्लोज होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये नी के साथ फंक्शन नहीं कर रहा होता है बल्कि एंकल के साथ फंक्शन कर रहा होता है, इसलिए हम इसको काउंट नहीं करते। ठीक है, तो हमारे पास 3 बोनी होती हैं नी जॉइंट बनाने के लिए, फीमर, टिबिया एंड पटेला। ये बात हमने याद रखनी है। और टिबियोफिबुलर जॉइंट जो होता है वो एंकल के साथ मिलकर फंक्शन कर रहा होता है। अगला जो पॉइंट है वो है जॉइंट्स ऑफ द नी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हमने इससे पहले पढ़ा कि बोन कौन कौन सी हैं। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे जॉइंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है, अब 2 जॉइंट्स हैं। ठीक है, टिबियोफिबुलर जॉइंट, ठीक है, पहला है टिबियोफिबुलर जॉइंट और दूसरा है पेटेलोफिमोरल जॉइंट। वो कैसे, जो टिबिया है वो फीमर के साथ मिलकर टिबियोफिमोरल जॉइंट बना रही है और जो पटेला है वो फीमर के साथ मिलकर पेटेलोफिमोरल जॉइंट बना रही है। तो इस तरह से हमारे पास 2 जॉइंट्स हो गए, टिबियोफिमोरल और पेटेलोफिमोरल जॉइंट हो गए। हम इन दोनों जॉइंट्स को देख लेते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स क्या हैं और फिर इनको आगे एक्सप्लेन करेंगे कि टिबियोफिमोरल जॉइंट्स में क्या क्या इसके फंक्शंस हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं टिबियोफिमोरल जॉइंट की करेक्टरिस्टिक्स क्या है। ठीक है, टिबियोफिमोरल जॉइंट की करेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि एक बायएक्सियल जॉइंट है और एक हिंज जॉइंट है। ठीक है, इसमें हमारे पास 2 मेनिस्काई होते हैं जो कि लिगामेंट्स और मसल्स के साथ सपोर्ट हुए होते हैं। लिगामेंट्स इसमें कौन कौन से होते हैं, इंटीरियर पोस्टीरियर स्टेबिलिटी को जो मेंटेन कर रहे होते हैं वो क्रूशिएट लिगामेंट्स होते हैं, इंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। और जो दूसरे होते हैं वो होते हैं मीडियोलेटरल स्टेबिलिटी को जो मेंटेन कर रहे होते हैं वो मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और दूसरा होता है लेटरल कोलेटरल लिगामेंट। ठीक है, ये 4 जो हमारे पास लिगामेंट्स होते हैं ये हमारे पास टिबियल फीमोरल जॉइंट्स में प्रेजेंट होते हैं। अगला पॉइंट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कन्वेक्स और कनकेव रूल वाला। ठीक है, अब जो ये कन्वेक्स और कनकेव रूल वाला है ये इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए है कि जब हम मोबिलाइजेशन कर रहे होते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है कि हमने देखना होता है कि कौन सी बोन कन्वेक्स है और कौन सी बोन कनकेव है, उसके मुताबिक हम मोबिलाइज करते हैं और फिर उस तरह से इसकी मूवमेंट और रेंज ऑफ मोशन इंक्रीज होती है। ठीक है, अब क्या है इसमें, क्या है, जो हमारे पास फीमर है, फीमर बोन जो है वो कन्वेक्स है। ठीक है, उसकी जो शेप है वो कन्वेक्स है और जो हमारे पास
टिबिया है वो हमारे पास कनकेव बोन है, ठीक है, ये आपने याद रखना है। फीमर जो है वो हमारे पास कन्वेक्स बोन है और टिबिया हमारे पास कनकेव बोन है। और दूसरा पॉइंट ये है कि जो मीडियल कॉन्डाइल होता है वो लॉन्गर होता है देन लेटरल कॉन्डाइल, ठीक है, क्योंकि उसको वहाँ पे जब हम लॉकिंग मैकेनिज्म ऑफ द नी पढ़ेंगे तब उसमें हम देखेंगे कि वो ज़्यादा जो मीडियल कोलेटरल जो मीडियल कॉन्डाइल होता है वो ज़्यादा उसको कंट्रीब्यूट कर रहा होता है लॉकिंग मैकेनिज्म को, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जो मेनिस्काई है वो इम्प्रूव कर रहा होता है कॉन्ग्रुएंसी, मतलब कि शेप और साइज़ को ऑफ द आर्टिकुलेटिंग सरफेस, क्योंकि जो हमारे पास टिबिया कॉन्डाइल होते हैं उस पर ये मेनिस्काई कनेक्टेड होता है, ठीक है, इस पे लिखा हुआ है, और वो कनेक्टेड होता है बाय द कोरोनरी लिगामेंट्स और ट्रांसवर्स लिगामेंट्स, ठीक है। इस पैराग्राफ में लिगामेंट्स के नाम लिखे हुए हैं, तो पहला लिगामेंट कोरोनरी लिगामेंट ट्रांसवर्स लिगामेंट और दूसरा जो हमारे पास अगला लिगामेंट है वो पैटेलोफेमिनिस्कल लिगामेंट्स हैं, ठीक है। ये इन लिगामेंट्स के साथ जो होता है वो मेनिस्काई जो होता है वो कनेक्ट होता है टिबियल कॉन्डाइल्स के साथ। फिर जो इंटीरियर पोस्टीरियर मेनिस्को फीमोरल लिगामेंट्स हैं वो भी प्रेजेंट होते हैं और वो लेटरल मेनिस्काई ऑफ द फीमर के साथ अटैच होते हैं। इस तरह जो मीडियल मेनिस्कस है वो भी अटैच होता है जॉइंट कैप्सूल के साथ और मीडियल कोलेटरल लिगामेंट के साथ, इंटीरियर पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ और सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल्स के साथ। इसी तरह जो लेटरल मेनिस्कस है वो अटैच होता है पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट के साथ, टेंडन ऑफ द पोप्लिटेल मसल्स के साथ थ्रू द कैप्सुलर कनेक्शन, ठीक है। और जो मीडियल मेनिस्कस होता है वो क्योंकि लिगामेंट के साथ ज़्यादा सिक्योर तरीके से अटैच होता है, जबकि लेटरल मेनिस्कस जो होता है वो इतनी उसमें लिगामेंट्स इतने ज़्यादा अटैच नहीं होते, जिसकी वजह से उसमें टीयर होने का जो खतरा होता है वो ज़्यादा होता है जब भी कोई लेटरल ब्लो लगे नी की तरफ। तो इस वजह से जो लेटरल मेनिस्कस है वो ज़्यादा टीयर है, वो जल्दी टीयर हो सकता है, ठीक है। फिर हम देख लेते हैं आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स। आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स मतलब कि जॉइंट्स के अंदर जो दो बोन्स आपस में मूव कर रही हैं वो मूवमेंट्स को हम आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स कहते हैं, जैसे रोलिंग, स्लाइडिंग, रोटेशन, ठीक है। दो बोन आपस में जो मूवमेंट हो रही है दो बोन्स के दरमियान में उसको हम आर्थ्रोकाइनेमैटिक्स मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। अब क्या होती है कि ओपन चेन और क्लोज पोजीशन की वजह से क्या होता है, जो एक्सट्रीमिटी में क्लोज और ओपन चेन पोजीशंस होती हैं वो क्या होती हैं, वो अफेक्ट कर सकती हैं जॉइंट मैकेनिक्स को, ठीक है। अब ये ओपन चेन और क्लोज चेन पोजीशन क्या होती हैं। अच्छा, ओपन चेन पोजीशन और क्लोज चेन पोजीशन का जो मतलब ये है कि जो ओपन चेन पोजीशन में क्या होगा, जो डिस्टल लिम्स हैं वो ग्राउंड के साथ अटैच नहीं होंगी, मतलब कि जो हमारे पास प्रॉक्सिमल पार्ट है वो मूव कर रहा, वो फिक्स्ड होगा और जो डिस्टल पार्ट है वो मूव कर रहा होगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द टिबिया, ठीक है। जब हम फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द टिबिया करते हैं तो हमारे पास जो फीमर होता है वो फिक्स्ड होता है। अब क्लोज चेन पोजीशन जो होती है उसमें हमारे पास डिस्टल लिम्स जो होते हैं वो ग्राउंड के साथ अटैच हो रहे होते हैं और जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है वो हमारे पास मूव कर रहा होता है। जैसे हम स्क्वाट्स करते हैं उसमें हमारे पास जो टिबिया होता है और एंकल्स और फुट जो होते हैं वो लिम्ब के ग्राउंड के साथ अटैच होते हैं और जो अपर पार्ट होता है बॉडी का वो मूव कर रहा होता है, ठीक है, स्क्वाट्स में। तो ये डिफरेंस है ओपन चेन और क्लोज चेन पोजीशन में। इस ओपन चेन और क्लोज पोजीशन को मेंटेन करने के लिए जो हमारी बॉडी में कुछ मैकेनिक्स होती हैं, ठीक है, मैकेनिज्म होता है कि जॉइंट अनलॉकिंग और लॉकिंग का मैकेनिज्म होता है, ठीक है। अगर वो डिस्टर्ब हो जाए जो जॉइंट मैकेनिक्स सारी ख़राब हो जाती है, ठीक है। अब हम पहले देख लेते हैं कि अनलॉकिंग और लॉकिंग मैकेनिज्म क्या है, जिसको हम स्क्रू होम मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। अगली हेडिंग जो है वो स्क्रू होम मैकेनिज्म की है। स्क्रू होम मैकेनिज्म को मैं आपको इस पे ही समझाऊंगी। स्क्रू होम मैकेनिज्म में सबसे पहले ये बात आपने याद रखनी है, कन्वेक्स एंड कनकेव रूल जो था वो आपने याद रखना है। इसमें हमारे पास जो था हमने पढ़ा था कि जो फीमर है वो हमारे पास है कन्वेक्स, ये हमारे पास फीमर है एंड दिस इज कन्वेक्स, और जो हमारे पास टिबिया है वो हमारे पास कनकेव है, ठीक है। अब क्या है, मैंने बताया कि अगर ओपन चेन पोजीशन है, ठीक है, ओपन चेन पोजीशन में क्या है कि डिस्टल लिम्ब मूव करेगा, क्योंकि डिस्टल लिम्ब जो है वो ग्राउंड के साथ अटैच नहीं होता है, इसलिए डिस्टल लिम्ब जो है मूव करेगा। डिस्टल लिम्ब हमारे पास क्या है, टिबिया, ठीक है, टिबिया जो है वो मूव करेगा और जो हमारे पास प्रॉक्सिमल फीमर है वो मूव नहीं करेगी, ठीक है। तो हम इसको लिख देते हैं, ये फिक्स्ड रहेगी, ये वाला पार्ट जो फीमर है ये फिक्स रहेगी और जो ये कनकेव जो टिबिया का पार्ट है वो मूव करेगा, ठीक है, मूव, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास
अब क्या होता है, जब हमारे पास कन्वेक्स पार्ट फिक्स्ड होता है और कनकेव पार्ट मूव कर रहा होता है, तो क्या होता है कि वो उसी पोजीशन में, जिस पोजीशन में हम फोर्स लगाते हैं उसी पोजीशन में वो रोल भी हो रहा होता है, स्लाइड भी हो रहा होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर मैं यहाँ से इस बोन को मूव करवा रही हूँ, ठीक है, यहाँ से मैंने इसको बोन को पुश किया, ठीक है, अब पुश किया, ये खुद ब खुद मूव हो रही है। ठीक है, अब मूव हो रही है तो इसकी जो रोलिंग भी होगी वो भी इसी डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये रोल भी इसी डायरेक्शन में होगा और स्लाइड भी इसी डायरेक्शन में होगा। ठीक है, अब इसके निस्बत अगर ये वाला पार्ट हमारे पास जो कन्वेक्स पार्ट है ये हमारे पास मूव करे, ठीक है, कन्वेक्स पार्ट मूव करे और जो कनकेव पार्ट है, कनकेव बोन है, अगर वो फिक्स्ड हो जाए तो उसमें क्या होगा, जैसे कि क्लोज चेन पोजीशन में हमने पढ़ा है कि जो डिस्टल लिम्ब है वो ग्राउंड के साथ अटैच हो जाएगी तो वो फिक्स्ड हो जाएगी। तो कन्वेक्स बोन जो है या प्रॉक्सिमल फीमर है वो मूव करेगी। जब इस तरह से कोई हमारे पास बोन होगी तो क्या होगा, जब हम यहाँ पे पुश करेंगे बोन को, ठीक है, इस बोन को पुश करेंगे तो क्या होगा, या ये मूव करेगी तो जो रोल है वो सेम डायरेक्शन में होगी, ठीक है, लेकिन जो स्लाइड है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। ठीक है, ये हमारे पास एक मैकेनिज्म होता है, कन्वेक्स कनकेव रूल होता है, इसको हमने याद रखना होता है जब भी हम मोबिलाइजेशन कर रहे होते हैं। तो जो स्क्रू होम मैकेनिज्म है उसमें भी ये रूल अप्लाई होता है। अब ये आप लोग को ये वाला कॉन्सेप्ट पता चल गया कन्वेक्स और कनकेव रूल का। इसी तरह स्क्रू होम मैकेनिज्म में भी ये रूल अप्लाई होता है। अच्छा, जो मैंने पीछे आपको कन्वेक्स कनकेव रूल बताया है उसको समझना ज़रूरी था इस चीज़ को समझने के लिए। तो आर्थोकाइनेमैटिक्स जो मोशंस है उसमें अगर हम देखें, ओपन चेन की बात करें जिसमें जो था हमारा टिबिया जो था मूव कर रहा था, ठीक है, और जो फीमर था वो फिक्स था। तो जब हम फ्लेक्शन की बात करें तो मैंने आपको बताया जब हम रोल जिस साइड पे हो रहा होगा उसी साइड पे स्लाइड भी होगा, क्योंकि कनकेव पार्ट मूव कर रहा है, टिबिया जो है वो कनकेव है। ठीक है, तो पोस्टीरियर पे भी रोल होगा और जो स्लाइड होगा वो भी पोस्टीरियर पे होगा। इसी तरह अगर हम एक्सटेंशन की बात करें तो एक्सटेंशन अगर हम जॉइंट की करेंगे, टिबिया एक्सटेंशन में जाएगी तो क्या होगा, रोल भी वो इंटीरियर साइड पे होगा और स्लाइड भी वो इंटीरियर साइड पे होगा। इसी तरह क्लोज चेन में बात करें, क्लोज चेन में क्या था कि टिबिया फिक्स था और जो फीमर था वो मूव कर रहा था। फीमर इधर लिखा हुआ है फीमोरल मोशन। ठीक है, फीमोरल मोशन में अगर हम फ्लेक्शन की बात करें तो मैंने उसमें बताया जब कन्वेक्स पार्ट मूव करता है तो क्या होता है, वो रोल ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है और स्लाइड भी ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। जैसे कि रोल फ्लेक्शन में अगर पोस्टीरियर डायरेक्शन में है तो स्लाइड होगा इंटीरियर डायरेक्शन में। इसी तरह एक्सटेंशन में अगर रोल इंटीरियर साइड पे है तो इसी तरह स्लाइड जो होगा वो पोस्टीरियर डायरेक्शन में होगा। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं स्क्रू होम मैकेनिज्म। स्क्रू होम मैकेनिज्म से पहले जो पैराग्राफ है उसमें यही टेबल को एक्सप्लेन किया हुआ है। अगर आप इस टेबल को भी एक्सप्लेन पेपर में ऐसे ही बना दो तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाते हैं। अब हम देख लेते हैं स्क्रू होम मैकेनिज्म। स्क्रू होम मैकेनिज्म में जो सबसे पहले ये डेफिनेशन आपने ये लिख लेनी है। इस डेफिनेशन में यही लिखा है कि जब आप एक्सटेंशन में आपका नी जॉइंट जाता है, लॉकिंग में जाता है, तो क्या होता है, रोटेशन होती है टिबिया और फीमोरल कॉन्डाइल्स की, उसको हम स्क्रू होम मैकेनिज्म कहते हैं। ठीक है, अब क्या है कि इन्होंने टिबिया को फिक्स्ड रखा है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक बोन फिक्स्ड रहती है और एक बोन मूव कर रही होती है। इन्होंने टिबिया को इसमें फिक्स्ड रखा है और जो हमारे पास फीमर है वो मूव कर रही है। फीमर जो है वो रोटेट करती है इंटरनली जब उसने एक्सटेंशन में जाना है। ठीक है, इन एक्सटेंशन, ठीक है, टर्मिनल जब एक्सटेंशन में जाता है ज्वाइंट तो क्या होता है, टिबिया फिक्स रहती है और फीमर जो होती है वो रोटेट करती है इंटरनली। इसी तरह अगर हमने फ्लेक्शन में जाना है तो फ्लेक्शन में क्या होगा, अनलॉक करने के लिए नी ज्वाइंट को, तो फीमर जो होगी वो रोटेट करेगी लेटरली। ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोग को इस तरह से बताऊंगी, ये मेरी टिबिया बोन है, ठीक है, और ये मेरी फीमर बोन है। ठीक है, अब ये क्या है, ये मीडियल साइड है और ये वाली लेटरल साइड है। इसने अब फ्लेक्शन में ये पड़ी है, फीमर जो है उसने मूव होना है, टिबिया ने फिक्स रहना है। ठीक है, अब फीमर जो है वो फ्लेक्शन में पड़ी है, उसने एक्सटेंशन में जाना है, लॉक होना है। ठीक है, तो फीमर को फ्लेक्शन में एक्सटेंशन में जाने के लिए क्या होगा कि उसने अपने आप को इंटरनली मूव करना है और पोस्टरली मूव करना है ताकि वो फिक्स्ड हो जाए। ठीक है, और अनलॉक करने के लिए फीमर को
एक्सटर्नली मूव करना है ताकि वो फ्लेक्शन में चली जाए और अनलॉक हो जाए। ये इसका एक मैकेनिज्म है जो कि आपने याद रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये लिखी हुई है कि फीमर जो अनलॉकिंग में जो मसल हेल्प करता है वो है पोप्लीटियल मसल। ठीक है, पोप्लीटियस मसल जो होता है वो अनलॉकिंग ऑफ द नी में हेल्प करता है। ये आपने बात याद रखनी है। ठीक है, अगला पॉइंट यही लिखा है कि जब जॉइंट जो होता है, जैसे कि किसी इंडिविजुअल में अगर हिप एक्सटेंशन फुल नहीं हो रही, मतलब उसको हिप फ्लेक्शन कॉन्ट्रैक्चर्स बने हुए, तो वो अपनी जो नी है वो लॉक नहीं कर पाता और वो अपराइट खड़ा भी नहीं हो पाता। तो उसमें ये वाला जो मैकेनिज्म है, ये स्टेबलाइजिंग फंक्शन जो है वो लैक कर रहा होता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं पेटेलो-फीमोरल जॉइंट। अभी हमने देखा टिबियो-फीमोरल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक, हम पेटेलो-फीमोरल जॉइंट की कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। इसमें कैरेक्टरिस्टिक में यही लिखा है, जो पेटेला है वो एक सीसमाइड बोन है। ठीक है, इन अ क्वाड्रिसेप टेंडन में इट आर्टिकुलेट्स विद द जो हमारे पास ग्रूव होता है इंट्राकॉन्डाइलर ट्रोक्लियर ग्रूव, उसमें ये प्रेजेंट होता है। ठीक है, द इंटीरियर एस्पेक्ट ऑफ द डिस्टल पोर्शन ऑफ द फीमर। ठीक है, फीमर के जो डिस्टल पोर्शन होता है उसमें हमारे पास ये जो होता है पार्ट होता है, पटेला जो होती है उस ग्रूव में ये प्रेजेंट होती है। इट आर्टिकुलेट सर्फेस कवर विद स्मूथ, और इसकी जो सरफेस है आर्टिकुलेट सरफेस वो हेलाइन कार्टिलेज के साथ कवर होती है। पटेला जो होती है वो एम्बेड होती है इन द इंटीरियर पोर्शन ऑफ द जॉइंट कैप्सूल एंड इज कनेक्टेड टू द टिबिया बाय द लिगामेंटम पटेला, और वो टिबिया के साथ कनेक्टेड होती है बाय द लिगामेंटम पटेला, और मैनी जो बर्साज होते हैं उसको सराउंड कर रहे होते हैं पटेला को। और मैकेनिज्म इसका यही है कि जब नी फ्लेक्शन करते हैं तो पटेला जो होता है वो इंफीरियर चला जाता है। ठीक है, उस ग्रूव के अंदर, और कॉर्डिली मूव स्लाइड्स करता है, और जब हम एक्सटेंशन करते हैं जो पटेला होता है वो स्लाइड सुपीरियरली कर देता है। अगर पटेला की मूवमेंट रिस्ट्रिक्टेड हो जाए तो वो क्या कर रही होती है, नी फ्लेक्शन के साथ इंटरफेयर कर रही होती है। मतलब कि अगर पटेला की मूवमेंट नहीं हो रही, रिस्ट्रिक्टेड है किसी भी वजह से, तो नी फ्लेक्शन जो होती है वो भी उसकी लिमिट हो जाती है, और वो पेशेंट जो होता है वो एक्टिव नी एक्सटेंशंस नहीं कर पा रहा होता। ठीक है, ये हमारे पास पेटेलो-फीमोरल जॉइंट था। इससे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। इसमें अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप कमेंट सेक्शन में उससे पूछ सकते हैं। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।